बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक है। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का हमारा लेक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में चैप्टर नंबर 4, जो कि रिलेटेड है जुडिशरी से, जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू द जुडिकेचर। आर्टिकल 204 से हम स्टार्ट करेंगे और आर्टिकल 212 तक हम पढ़ेंगे। चैप्टर मुकम्मल करेंगे आज के इस लेक्चर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 204 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में आपने सुना होगा। तौहीन अदालत, तौहीन अदालत क्या है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तौहीन अदालत मतलब अदालत की तौहीन। अब इस आर्टिकल में अदालत मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इसके अलावा भी फेडरल शरीयत कोर्ट के पास भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के पावर होते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के पावर होते हैं। लेकिन आर्टिकल 204 में जिसकी बात की गई है, जिस कोर्ट की, उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। अब अगर कोई पर्सन कोर्ट को अब्यूज करता है, कोर्ट के प्रोसेस में इंटरफेयर करता है, कोर्ट के ऑर्डर को डिसऑबे करता है, कोर्ट के जज को मतलब कि अब्यूज करता है, हेटर्ड फैलाता है कोर्ट के बारे में, कोर्ट को स्कैंडलाइज करता है, तो कोर्ट उसे पनिश कर सकती है। या फिर ऐसा करे, डज एनीथिंग व्हिच टेंड्स टू प्रेजुडिस द डिटरमिनेशन ऑफ अ मैटर। सब जुडिस कोई मैटर है, उसके बारे में ऐसी बात करता है कि वो प्रेजुडिस मामला हो जाए। डज एनी अदर थिंग व्हिच बाय लॉ कंस्टिट्यूट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब हेटर्ड की जहां तक बात है, जैसा कि आपने देखा होगा कि रिसेंटली जो एक जजमेंट आई थी जिसके तहत जो नेशनल असेंबली डिसॉल्व हुई थी उसको रिस्टोर किया गया था। इस जजमेंट के बारे में और इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और उसके बाद जो भी डिसोल्यूशन हुई है, इसके बारे में मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड ऑलरेडी करवा दी है। आप काइंडली उसे देख लें आई बटन पे जाके। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उस जजमेंट के बाद ट्विटर पे और प्रेस मतलब के जो मीडिया है, सोशल मीडिया हो या नेशनल मीडिया हो, उसमें घिनौनी मुहिमें चलाई गई जजेस के बारे में, जो जजेस उस बेंच में थे उसके बाद उनके बारे में। तो ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। माजी में ऐसा होता रहा है, जैसा कि चीफ जस्टिस साकिब निसार थे और निहाल हाशमी जो PLMN के थे, उन्होंने कुछ तकरीर की थी तो उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गई और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में उसे सजा भी हुई थी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको जनरली बता देता हूँ, आपके इंफॉर्मेशन में होनी चाहिए, आपके नॉलेज में होनी चाहिए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जो ज्यादा से ज्यादा उसकी सजा है वो 6 मंथ्स है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं 204 पे। रेनमरेशन और ETC ऑफ जजेस। रेनमरेशन मतलब मरात, सैलरी वगैरह। The remuneration and other terms and conditions of service of a judge of Supreme Court or High Court shall be as provided in the 5th schedule। 5th schedule में जो भी है। 206 resignation। A judge of Supreme Court or a High Court may resign his office by writing under his hand address to the president। अब अगर किसी भी जज हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का हो, उसे रिजाइन करना है तो वो एड्रेस करेगा किसको? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को अपनी इस्तीफा देगा और वो वहां से ही वो अप्रूव होगा। अब सेकंड क्लॉज कहता है, सब आर्टिकल 2 कहता है कि जज ऑफ हाई कोर्ट हु डजंट एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी डीम्ड to have retired from his office, and such retirement shall be entitled to receive a pension calculated on the month basis of the length of his service as a judge and total service if any in the service of Pakistan। अब ये यहाँ पे बात करता है कि अगर किसी हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट का जज लगा दिया जाए और वो अपॉइंटमेंट अगर वो जज कबूल नहीं करता, तो ऐसा समझाया जाएगा कि वो रिटायर हो चुका है
और वो रिटायर हो जाएगा उसी वक्त अगर वो अपॉइंटमेंट को मतलब के एक्सेप्ट नहीं करता। तो अब रिसेंटली एक वाक्य हुआ है, अब यहाँ पे मैं बात आपको बताता चलूं, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी आपको मिलनी चाहिए ना। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो जज की बात है ना, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये अपॉइंटमेंट परमानेंट अपॉइंटमेंट है, ये एडहॉक अपॉइंटमेंट की बात नहीं हो रही। क्योंकि कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, ऑलमोस्ट 1 साल पहले, चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट जो मिस्टर अहमद अली शेख हैं, इनको एडहॉक जज लगा दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उन्होंने अपॉइंटमेंट को कबूल नहीं किया। हालांकि नोटिफिकेशन निकला और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिफिकेशन निकाला, और सुप्रीम कोर्ट ने उस जो दिन नोटिफिकेशन में लिखा था उस दिन हलफ बर्दारी तकरीब की तैयारियां भी की गई थी। वो जो है वो वहाँ पे सेरेमनी भी रखी गई थी, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट वहाँ नहीं गए, उन्होंने अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन वो रिटायर्ड नहीं हुए, क्योंकि वो अपॉइंटमेंट जो थी वो अपॉइंटमेंट एडहॉक अपॉइंटमेंट थी। यहाँ पे जिस अपॉइंटमेंट की बात हो रही है ये परमानेंट अपॉइंटमेंट की बात हो रही है। अगर परमानेंट अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की हो जाती और वो न जाते तो वो रिटायर हो जाते। ठीक है, आगे हम चलते हैं। आर्टिकल 207, जज नॉट टू होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। जो भी जज है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का, वो ऐसा कोई ओहदा नहीं रख सकता जिससे उसे आमदनी हो। shall not hold any other office of profit in the service of Pakistan if his remuneration is thereby increased. ठीक है, shall not occupy any other position carrying the right to remuneration for rendering services। जिससे उसकी आमदनी में इजाफा हो तो वो अपॉइंटमेंट वो ना करे, नहीं कर सकता। ठीक है, अब a person who has held as a judge of Supreme Court or a High Court shall not hold any office of profit in service of Pakistan, not being a judicial or quasi-judicial or office of Chief Election Commissioner, Chairman or member of Law Commission, or a chairman or member of the Council of Islamic Ideology before expiration of 2 months after he has ceased to hold that office। एक जज है, हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का हो, वो अगर रिटायर होता है तो 2 साल जब तक गुजर न जाए वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन रिसेंटली क्या हुआ, इसकी भी वायोलेशन की गई, रिसेंटली ग्रॉस वायोलेशन की गई कॉन्स्टिट्यूशन की अप्रैल में, जब नेशनल असेंबली डिसॉल्व की गई उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के जो थे इमरान खान साहब, उन्होंने लिख दिया प्रेसिडेंट को कि मैं चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को अपॉइंट करना चाहता हूँ, वो मतलब कि रिकमेंड करता हूँ फॉर द प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर। हालांकि उनके रिटायरमेंट को अभी 2 साल नहीं हुए थे, अभी तक आज तक 2 साल नहीं हुए उनके रिटायरमेंट को, तो वो प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर नहीं बन सकते थे। ठीक है, अब 3, a person who has held office as a permanent judge of a Supreme Court shall not plead or act in any court or before any authority in Pakistan। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज रिटायर होता है या रिजाइन करता है तो वो उसके बाद किसी भी कोर्ट में पेश नहीं हो सकता प्लीड करने के लिए, एज अ वकील पेश नहीं हो सकता, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का जज था, लाजमी बात है, और दूसरे जो थे वो उसके जूनियर होंगे और उस पर इफेक्ट पड़ सकता है केस पे, इसलिए। अब द हाई कोर्ट शैल नॉट प्लीड, अगर हाई कोर्ट का जज है तो फिर उस हाई कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है उसमें वो प्लीडिंग नहीं कर सकता, मतलब कि वकालत नहीं कर सकता। आर्टिकल 208, ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द कोर्ट्स, इसको मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि इसकी जरूरत अब नहीं है। अब आर्टिकल 208, ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द कोर्ट,
The Supreme Court and the Federal Shariat Court, with the approval of President and the High Court, with the approval of Governor concerned, may make rules providing for the appointment by the court of officers and servants of the court and for their terms and conditions of employment. अगर officers and servants की appointment करनी है तो वो with the approval of President, Supreme Court and Federal Shariat Court, and with the approval of High Court, with the approval of Governor, High Court rules बनाएंगे for appointment. ठीक है. अब यहाँ पे एक बात है कि यहाँ पे कहा गया कि हाई कोर्ट विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नर. अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट है तो फिर उसका गवर्नर तो है ही नहीं. यहाँ पे इस एक फ्लॉ है. लाजमी बात है विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट होगा, लेकिन यहाँ पे लिखना चाहिए था क्यों, जैसा कि यहाँ पे अमेंडमेंट करके अंडर फेडरल शरीयत कोड डाला गया है, इंक्लूड किया गया है, अमेंड किया गया है, तो यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी अमेंड करके डाला जाना चाहिए. अब आर्टिकल 209 सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल. सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि जजेस को ओहदे से हटाने के लिए है. जजेस को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इस जैसे कुछ और पोस्ट हैं उनको. लेकिन इस पे मैंने क्योंकि लेक्चर दे रखा है तो आप आई बटन में जाके वो लेक्चर सुन सकते हैं. इसको मैं यहाँ स्किप करता हूँ वरना लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा. अब आर्टिकल 210 पावर ऑफ काउंसिल टू इन्फोर्स अटेंडेंस ऑफ पर्संस. अगर पावर ऑफ काउंसिल मतलब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल. For the purpose of inquiring into any matter, the council shall have same powers as the Supreme Court has to issue direction or order for securing attendance of any person or the discovery or production of any document, and any such direction shall be enforceable as if it had been issued by the Supreme Court. मतलब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट के ही पावर होंगे फॉर द पर्पस ऑफ अटेंडेंस ऑफ पर्संस. और कोई भी ऑर्डर अगर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल करती है तो वो समझा जाएगा कि ये सुप्रीम कोर्ट नहीं गया है, क्योंकि अदरवाइज उनके जो ऑर्डर्स हैं उनकी इन्फोर्समेंट नहीं हो सकती थी, इसीलिए ये डाला गया है. The provisions of Article 204 shall apply to the council and they as they apply to the Supreme Court and the High Court. मतलब कि contempt of court के powers भी Supreme Judicial Council के पास है. 211 bar of jurisdiction. बार लगा दी गई है यहाँ पे. अगर जो रिमूवल हुई है तो उस पे बार लगा दिया कि कोर्ट के पास पावर नहीं है कि उसको चैलेंज किया जाए कोर्ट में. ठीक है, मतलब के जुडिशियल रिव्यू को बार किया गया है यहाँ पे. अब 212 एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स. यहाँ पे मैं जनरली आपको बता देता हूँ. ये एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स हैं और ट्रिब्यूनल्स हैं जो कि फॉर सपोज सर्विस के मैटर्स हैं तो वो सर्विस ट्राइब्यूनल में जाते हैं, और अगर टैक्स का वो मैटर है तो टैक्स ट्राइब्यूनल में जाता है. अगर एनिमी प्रॉपर्टी मतलब कि अगर किसी कानून के तहत अगर एनिमी प्रॉपर्टी है कि उसकी डिस्पोजल कैसे होनी चाहिए, इसका भी ट्राइब्यूनल है. ठीक है. अब ये ट्राइब्यूनल में खास बात ये है कि ट्राइब्यूनल को की जो अपील होगी वो हाई कोर्ट के पास नहीं जाएगी. ट्राइब्यूनल की जो अपील होगी वो जाएगी डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर में आपने कुछ सीखा होगा और यहाँ पे हम अब आज के लेक्चर को एंड करते हैं. थैंक यू वेरी मच. चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. थैंक यू.